सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स के कैप्सूल के अंदर। और ये जो हम फिजिक्स के ज्ञान रूपी कैप्सूल ले रहे हैं, उससे लगातार हमारे ज्ञान के अंदर वृद्धि होती जा रही है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर मनुष्य के जीने के, इंसानों के जीने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई इस जिंदगी को बोझ समझकर जीता है और कोई इस जिंदगी को खुशी खुशी जीता है। जब कोई मनुष्य हमको परेशान मिलता है तो हम पूछते हैं कि आखिरकार परेशानी का कारण क्या है, तो बोलता है कि मैं काम के प्रेशर से दबा हुआ हूं। बहुत सारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है कि आप इतने ज्यादा परेशान क्यों रहते हो, तो वो कहते हैं कि हम पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हैं। और दोस्तों, याद रखना, कोई भी इंसान काम की अधिकता से नहीं थकता, अपितु काम को बोझ समझ लेने से थकता है। इसलिए कभी भी काम को बोझ मत मानिए। काम की अधिकता से कभी नहीं थकोगे, लेकिन काम को यदि हमने बोझ मान लिया तो निश्चित तौर पर उससे आप जल्दी थक जाओगे। और ये जो प्रेशर शब्द है, उस प्रेशर की सीख हमको घर के अंदर जो हम काम में लेते हैं, दाल पकाने के लिए प्रेशर कुकर, उससे लेनी चाहिए। आप सोचो, वो प्रेशर कुकर और कितना वो प्रेशर सहता है, और नीचे से उसके लाए लगी रहती है, आग जलती रहती है, ऊपर से प्रेशर पड़ा हुआ होता है, प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर को वो सहता है, नीचे से उसके अग्नि जल्दी रहती है, लाए लगती है नीचे से, लेकिन सब कुछ को वो सहता है। और इसीलिए उसका जो मुख्य काम होता है, जो उसको काम दिया जाता है दाल को पकाने में, उसमें पूरी तरह से वो विजयी होता है और दाल को बेहतर रूप से पका देता है दोस्तों। और वो दाल को पकाने में भी ऐसे नहीं है परेशान रहता है, वो दाल को पकाता रहता है और मस्त सीटी बजाता रहता है। आप सोचिएगा कि प्रेशर सहता है, नीचे से अग्नि जलती है, आग लगती है, लेकिन प्रेशर कुकर उसके बावजूद भी मस्त होकर लगातार सीटी बजाता रहता है। इसलिए कभी भी हमको प्रेशर हमारे दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। जिंदगी के अंदर प्रेशर को इसी प्रकार से रिलीज करना है और मस्त होकर जिंदगी को जीना है। आखिरकार ये प्रेशर होता क्या है? विज्ञान के अंदर जिसको हम प्रेशर या दाब कहते हैं, ये प्रेशर और दाब होता क्या है? क्या इसकी परिभाषा है? क्या इसका सूत्र है? दाब किस किस पर निर्भर करता है? दाब कैसे बदलता है? दाब जो है ये कैसी राशि है? दाब को किसमें मापा जाता है? इसको मापने के तरीके क्या है इस प्रेशर को? और ये जो दाब है, इस दाब के बारे में क्या किसी ने कुछ नियम दिया क्या? और यदि वो नियम दिया तो वो वर्तमान में कितना हमारे लिए फायदेमंद है? इन सभी प्रकार के जो जहन के अंदर ये प्रश्न अब आपके भी उठ चुके होंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस टॉपिक के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। तो लगातार इस वीडियो से अंत तक आप जुड़े रहें, और जितने भी इस दाब से संबंधित जो भी प्रश्न आपके अंदर उठ रहे हैं और जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे, उनके उत्तर जानने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात आती है कि दाब होता क्या है। ये जो दाब है बच्चों, दाब के कई बच्चे बोलते हैं बल बटे क्षेत्रफल सूत्र है, जबकि बल नहीं, लगाओ, लेकिन खड़ा लगाओ, खड़ा और खड़े लगाओ, इसका मतलब उसको बोलते हैं लंबवत बल। तो याद रखना बच्चे लालो, लंबवत बल होता है, बल नहीं होता, लंबवत बल बटे क्षेत्रफल, ये दाब का सूत्र है। तो दाब जो होता है उसका सूत्र होता है लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। और ये लंबवत बल को अपने आप में अपन बोलते हैं प्रणोद। तो प्रणोद बटे क्षेत्रफल, अपने आप में एक क्वेश्चन है कि लंबवत बल क्या कहलाता है? प्रणोद। तो दाब जो होता है उसका सूत्र होता है लंबवत बल बटे क्षेत्रफल या प्रणोद बटे क्षेत्रफल। दाब को पी से लिखते हैं, प्रेशर बोलते हैं, और यहां पर बल को अपन एफ से लिखते हैं। तो दाब का सूत्र हो गया P बराबर एफ बटा ए। ये पूरा दाब का एक फॉर्मूला है, जिसको मैंने यहां पर आपके हिंदी में भी लिखा है और इसको सिंबल में भी अपन ने लिख दिया। अब इसकी बात आती है कि इस दाब की परिभाषा क्या है। ये तो इसका फॉर्मूला लिखा, अब इसकी परिभाषा क्या है, इसको भाषा के रूप में कैसे बांधे। तो मैंने कहा था कि हमेशा याद रखिए, भौतिक विज्ञान में जब भी कोई भौतिक राशि भिन्न के रूप में होती है, तो नीचे वाली चीज जो बटे में होती है उसको हमेशा एक या एकांक मानते हैं।
तो परिभाषा बन गई प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति क्षेत्रफल को एक मान रहे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या बोलते हैं, दाब। तो मैं यहां पर परिभाषा लिखूं एक बार के लिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एक मान लिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल, या तो कह दीजिएगा लंबवत बल, या फिर इसको ऑब्लिक करके ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं प्रणोद, लंबवत बल या प्रणोद को दाब कहते हैं। ये आप दाब की परिभाषा है। तो दाब की परिभाषा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल या प्रणोद को दाब कहते हैं। ये जो बच्चों दाब होती है इसकी कोई दिशा नहीं होती, और फिजिक्स के अंदर जिसकी कोई दिशा नहीं होती उसको हम अदिश राशि बोलते हैं। तो दाब कौमा अदिश राशि है। अदिश को कई बार फिजिक्स के अंदर अंग्रेजी का वर्ड भी स्केलर जो है हिंदी में लिखा जाता है, इसलिए याद रखना अदिश या स्केलर राशि है। तो दाब अदिश या स्केलर राशि है। अब बात यहां पर यह आती है कि ये जो दाब है इस दाब को किसमें मापते हैं। तो आगे जो बात आती है वो है दाब के मात्रक या इकाई। तो यहां पर मैं राइट ऑफ कर रहा हूं कि दाब जो है उसके मात्रक या इकाई क्या होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा किस में आखिरकार इस दाब को मापा जाता है, और ये जो मापने के तरीके होते हैं उसी को हम इसकी मात्रक कहते हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा कि, और वो टॉपिक है दाब के मात्रक। और मात्रक को अपन इकाई या इसको अंग्रेजी के अंदर अपन बोलते हैं यूनिट। एक इसका नाम मात्रक को एकक भी कहते हैं। तो ये सभी आपको पर्याय मात्रक के पता होना चाहिए। दाब के मात्रक कहो, इकाई कहो, यूनिट कहो, एकक कहो, सभी एक ही बात है। सबसे पहले नंबर 1 एसआई पद्धति के अंदर, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति में, चूंकि हम जानते हैं दाब का सूत्र होता है, अभी बताया था दाब P बराबर लंबवत बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो दाब का सूत्र अभी मैंने बताया था P बराबर F बटा A। तो जरा सोचिएगा, बल को अपन एसआई पद्धति में मापते हैं न्यूटन में। बल वाला जो मैंने आपको वीडियो, जो बल वाला वीडियो है उसके अंदर आप देखिएगा, जिन्होंने देखा उनको पता भी होगा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर -2, नीचे कभी नहीं छोड़ते बटे हुए मात्रक को, और इसी का नाम पास्कल है। इसी को पास्कल बोलते हैं, और पास्कल को लिखते हैं PA से। पास्कल वह साइंटिस्ट है जिसने दाब के बारे में नियम दिया, और जिस वैज्ञानिक ने जिस भौतिक राशि को समझाने के अंदर अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, उसी वैज्ञानिक का सम्मान किया गया उसके मात्रक में। तो दाब का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल होता है, PA का मतलब पास्कल। दाब के अन्य मात्रकों की बात करें, दाब का एक मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, जिसको अपन बोलते हैं ATM। ATM का मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर। ATM का मतलब कोई पैसे निकालने की मशीन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं है। ATM का मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। अब आप कहोगे ये क्या होता है? ये जो वायुमंडलीय दाब होता है एक ATM, ये होता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 76 सेंटीमीटर पारे का एक स्तंभ बनाया, एक नली के अंदर पारा लिया, पारे को अपन बोलते हैं हाइड्रेजेरियम। वैसे तो अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी, लेकिन इसका लैटिन नाम है हाइड्रेजेरियम, Hg से इसको दर्शाते हैं। और पारा लिया, पारा जो नली में लिया वो लिया 76 सेंटीमीटर। तो इस नली के इस तली पर, इस जगह पर जो दाब होगा, इतनी 76 सेंटीमीटर ऊंचा पारा जो अपन ने नली में भरा, उसका यहां पर जो दाब होता है वो होता है एक ATM के बराबर। तो परिभाषा क्या बनेगी? 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के तुल्य दाब। तो मैं लिखूं एक ATM का मान 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ, पारे का एक स्तंभ बनाया के तुल्य दाब। 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के तुल्य दाब जो होता है वो एक ATM होता है। कई बार परीक्षा में 76 सेंटीमीटर की जगह 760 मिलीमीटर भी आ जाता है। तो याद रखें 76 सेंटीमीटर 760 मिलीमीटर, पारे की जगह Hg लिख सकते हो, Hg के स्तंभ के तुल्य दाब। ये भी इसका सही है, स्तंभ के तुल्य दाब। और अब आप कहोगे कि गुरुजी ये जो मान है पास्कल में कितना होता है एक ATM का? तो याद रखें 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। एक ATM का मान होता है
1.013 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और यहीं पर बच्चों मैं एक आपको बात और बताना चाहूं, इस एटीएम को ही हम सामान्य दाब कहते हैं। कभी आपने सुना एनटीपी? एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और सामान्य दाब। तो एनटीपी में कोई भी आपसे पूछे कि इस एनटीपी में सामान्य दाब क्या होता है, एनटीपी में सामान्य दाब, तो एनटीपी में जो सामान्य दाब होता है ये आपके एक एटीएम ही होता है। तो एक एटीएम को अपन सामान्य दाब कहते हैं और एनटीपी में जो सामान्य दाब होता है वो होता है एक एटीएम। तो दाब के दो महत्वपूर्ण मात्रक अपन ने पढ़े। आगे जो दाब का तीसरा जो मात्रक आता है इसके बाद में, वो है, उसको बोलते हैं अपन बार। तो दाब का जो तीसरा मात्रक है उसको अपन कहते हैं बार, BAR बार। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बार किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो दाब का एक मात्रक बार होता है और आप कहो कि एक बार जो होता है उसका मान कितना होता है, तो एक बार होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। और ये जो कभी आपने सुना होगा STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब, उसमें ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अपन बोलते हैं STP, इसमें कभी भी आपको कोई कहे कि मानक दाब क्या होता है, तो मानक दाब होता है एक बार के बराबर। एनटीपी में तो याद रखना, एनटीपी में सामान्य दाब होता है एक एटीएम के बराबर, लेकिन एसटीपी में मानक दाब होता है एक बार के बराबर। और अंतिम और चौथा दाब का एक मात्रक होता है टॉर्क, TORR। ये क्वेश्चन भी काफी आता है कि टॉर्क किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखना टॉर्क दाब का मात्रक है। अब टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है 1 मिलीमीटर पारे का स्तंभ। पहले अपन ने याद करो, जब अपन ने एटीएम पढ़ा था तो उसमें पारे का स्तंभ बनाया था 760 मिलीमीटर, लेकिन यहां पर मिलीमीटर कितना, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर, तो एक टॉर्क का मान होता है 1 मिलीमीटर पारे का स्तंभ बनाओ और उसकी तली पर जो दाब होता है वो एक टॉर्क होता है। तो एक टॉर्क बराबर 1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के तुल्य दाब। 1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के तुल्य जो दाब होता है वो एक टॉर्क होता है और इसका मान होता है 133.3 पास्कल के बराबर। एक टॉर्क कोई आपसे कहे कितना होता है, 133.3 पास्कल के बराबर। तो दाब के ये अपन ने चारों महत्वपूर्ण मात्रक पढ़ लिए कि दाब के 4 महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन से होते हैं। अब बच्चे लालो आगे जो बात आती है वो आती है कि दाब जो है ये दाब किस पर निर्भर करता है। तो आप बताओ, अभी अपन ने दाब पढ़ा, दाब का सूत्र क्या होता है अभी अपन ने पढ़ा, तो आप कहोगे गुरुजी दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A। सबसे पहले अपन ने लिखा था दाब का सूत्र, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो दाब बढ़ाने के तरीके क्या है। दाब बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो बल बढ़ाओ या फिर क्षेत्रफल को कम करो। दाब बढ़ाने के दो तरीके हैं, P कम बढ़ेगा या तो F बढ़े या A कम हो। अब बल तो हमारे पास जितना है उतना ही रहेगा, अपन बल बढ़ा के दाब बढ़ाएं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका है कि दाब बढ़ाने के लिए आपको क्षेत्रफल कम करना चाहिए। सब्जी को चाकू से काटते हैं, भोटा चाकू है, कट नहीं रही, उसके बाद में जाते हैं जरा धार दे के लेके आते हैं, और जैसे ही धार दे के लेके आते हैं अगली कच्च 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 कच्च। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कम, और क्षेत्रफल जैसे ही कम हो जाता है दाब का मान बढ़ जाता है। तो आप बल तो उतना ही लगा रहे हो, बल भले उतना लगा रहे हो, लेकिन क्षेत्रफल आपने उसको नुकीला कर दिया चाकू को, और चाकू को नुकीला करने से क्षेत्रफल कम हो गया, और अब आपके द्वारा जो उस सब्जी पर दाब लग रहा है उस दाब का मान क्या हो गया, बढ़ गया। कील, चाकू, कुल्हाड़ी, उनके आगे के सिरे नुकीले क्यों होते हैं? उसका कारण यही है कि कील की बात करें, चाहे चाकू की बात करें, चाहे कुल्हाड़ी की बात करें, इनके आगे के सिरे नुकीले इसलिए होते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का मान क्या होता है, कम होता है। सुई लगाते हैं, सुई डॉक्टर सुई लगाते हैं, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन की सुई जो होती है उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, नुकीली होती है, और नुकीली होती है तो आसानी से वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद में उसके अंदर से जो भी सॉल्यूशन होता है वो अपने अंदर इंजेक्ट होकर अंदर पहुंच जाता है। और यदि कोई भौंटी सुई हो तो वो भी घुस जाएगी, लेकिन भौंटी सुई में चूंकि क्षेत्रफल तो ज्यादा है, क्षेत्रफल कम नहीं है।
अब उस सुई को घुसाने के लिए आपको दाब बढ़ाने के लिए बल ही बढ़ाना पड़ेगा। मोटी सुई के लिए लगने पड़ेंगे 2-4 को, डॉक्टर साहब, नर्स, कंपाउंडर, और वो जाके घुसाएंगे, क्योंकि वहां तो दाब बढ़ाने का तरीका बल ही है। इसलिए याद रखें कि दाब को बढ़ाने के लिए बेहतर तरीका है कि आप चीजों का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। अब बताओ अगली बात, दाब को कम कैसे किया जाता है। अब दाब कम कैसे करते हैं? कम करने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाओ, क्योंकि उल्टा चल रहा है पी और तो क्षेत्रफल को बढ़ाओ। तो जहां पर भी आपको दाब कम करना है वहां पर क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए। आपने कभी देखा होगा भारी जानवर जो होते हैं, हाथी, ऊंट, उनके ऐसे होते हैं पैरों के तलवे। हाथी, ऊंट जो होते हैं उनके पैरों के तलवे देखो कैसे चौड़े चौड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि इतना भारी शरीर है, जब धरती पर वो दाब डालेगा तो धरती पर उनके शरीर का दाब कम पड़े, और दाब कम पड़े उसके लिए तलवों का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा। यदि हाथी के बकरी का लगा दे पैर, तो हाथी के यदि बकरी का पैर लगा दे तो ऐसे नहीं हाथी चलेगा, नहीं चलेगा तो ऐसे, लेकिन चलेगा वहीं की दस जाएगा ढूंढ, क्योंकि बकरी जो है उसका क्षेत्रफल, पैरों का क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है, दाब ज्यादा लगेगा। तो जैसे धरती पर ज्यादा दाब लगेगा पूरा पूरा हाथी धरती के अंदर घुस जाएगा, फिर उसको निकालो फिर घुस जाएगा। तो इसलिए भारी जानवरों के पैरों के तलवे, याद रखना, भारी जो जानवर है, भारी जानवरों के पैरों के तलवे, पैरों के तलवे। और आप तो ये देख लो, अपने ही देख लो पैरों के तलवे, यहां से टांग ऐसे नहीं करती, नीचे से देखो कैसे तलवे, जहां पर अपन जूते चप्पल पहनते हैं कैसे चौड़े होते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा, दाब का मान कम। आपने कभी देखा होगा कि जो भारी जो वाहन होते हैं उनके टायर चौड़े होते हैं। साइकिल जो होता है उसमें 2 छोटे छोटे टायर होते हैं, क्योंकि साइकिल एक के लिए होती है, एक जना ही बैठता है। वो अलग चीज है कि अपन किसी को डंडे पर बैठा लेते हैं, लेकिन होती तो एक के लिए है। मोटरसाइकिल उसमें टायर थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि 2 के लिए होती है। 4 व्हीलर के अंदर, कार में 4 टायर होते हैं, तो दाब 4 जगह बढ़ जाता है। आपके बस और ट्रक के अंदर और बड़े बड़े टायर होते हैं, मोटे मोटे टायर होते हैं, टायरों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है। तो उसका कारण यही है कि जितने ज्यादा चौड़े टायर लेंगे क्षेत्रफल बढ़ेगा और दाब का मान क्या होगा, कम होता है। आप कभी देखना, जब गद्दे पर अपन लेटते हैं तो गद्दा दबता नहीं है, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल काम में आ रहा है बॉडी का। लेकिन उसी गद्दे पर जब अपन खड़े हो जाते हैं, ऐसे चलते हैं, तो गद्दे के अंदर गड्ढे बन जाते हैं। और गड्ढे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि यहां पर केवल क्षेत्रफल इतना सा ही काम में आ रहा है पैरों का, और क्षेत्रफल कम है, तो दाब का मान क्या लगेगा, ज्यादा। इसलिए गद्दे पर लेटने पर गद्दा नहीं दबता, लेकिन गद्दे पर जब खड़े हो जाते हैं तो गद्दा दबने लग जाता है। आपने कभी देखा होगा कि ये जो सामान ले जाने के लिए मजदूर अपने सिर पर कोई भी सामान को रखते हैं, या कुली को आपने देखा होगा, तो वो सामान रखने से पहले अपने सिर पर कपड़े की एक ईंडी या ईंडा बना लेता है। ये जैसे कुली है, और ये सामान रखने से पहले, कुली सामान रखने से पहले अपने सिर पर एक ईंडी या ईंडा बना लेता है, फिर सामान को रखता है। इसको आपने कभी नाम सुना होगा, बोलते होंगे ईंडी, और बड़ा सा बना लेता तो तेरा नाम ईंडा, ईंडी या ईंडा रखता है। उससे क्या फायदा होगा कि ये क्षेत्रफल बढ़ा लिया। और आप सोचो, दाब का सूत्र होता है P बराबर, बोलो क्या होता है, F/A। और क्षेत्रफल को यदि अपन बढ़ा लेंगे तो बताओ दाब का मान क्या होगा, कम होगा। तो शरीर पर, सिर पर कम दाब लगेगा। नहीं तो डायरेक्ट रखोगे तो सामान से टांट तो चुभजिए, टांट में दर्द हो जिए। अब दर्द नहीं हो इसलिए थोड़ा ईंडा रख ले, तो ईंडे से क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो दाब का मान क्या लगेगा, कम लगेगा। आपने देखा होगा कि अपने जो बैग होते हैं, ये जो बैग होते हैं अपने, इन बैगों की ये जो तनी होती है चौड़ी होती है। तनी क्या होती है, चौड़ी। और इनको अपन टांगते हैं, और टांगते क्यों है, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा, और क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब का मान क्या होगा, कम। इसीलिए तो इनको चौड़ी लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डोरी ले लेते, और डोरी वाली होती तो चुभजिए, निशान पड़ जिए। लेकिन यहां पर चौड़ी होती है, और चौड़ी होने से क्षेत्रफल ज्यादा, और क्षेत्रफल ज्यादा के कारण दाब का मान क्या होगा, कम होगा। सेना का जो टैंक है कितना भारी होता है, सेना का टैंक इतना भारी होता है, और उस टैंक जमीन में धंसे नहीं, इसलिए चौड़ी जंजीर पर चलता है। वो सेना का टैंक चौड़ी जंजीर पर इसीलिए चलता है, ताकि वहां पर जंजीर की चौड़ाई ज्यादा होने से क्षेत्रफल ज्यादा और दाब क्या लगे, कम लगे। भवनों और बांधों की जो नींव होती है, अपने इमारतों की जो नींव होती है, नींव वो नीचे से चौड़ी होती है। बांधों की नींव नीचे से चौड़ी होती है, नींव नीचे से चौड़ी, ऊपर से 1 ईंट की पर्दी उठा लेते हैं, 2 ईंट की पर्दी उठा लेते हैं, लेकिन नीचे से तो इतनी चौड़ी चौड़ी नींव। ये नींव इतनी, फाउंडेशन इतनी चौड़ी क्यों लेते हैं? उसका कारण यही है कि क्षेत्रफल ज्यादा, और क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो पूरी इमारत का जो दाब लगेगा, वो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। आपने कभी देखा भी होगा,
अपन घरों के अंदर बाथरूम में भी किसी भी चीज को टांकने के लिए कुछ प्लास्टिक के नॉब से काम में लेते हैं, जो मैं आपको बताऊं इस प्रकार का नॉब होता है ये। या आपने देखा होगा कारों में जब सूरज की ज्यादा सनबर्न तीव्रता आती है, उसको रोकने के लिए काली काली अपन जाली से लगा देते हैं। उन जाली को खिड़कियों पर रोकने के लिए इस प्रकार का एक प्लास्टिक का नॉब होता है। इनको अपन बाथरूम में भी ऐसे चिपका देते हैं टाइल पर, और इसके नीचे कोई भी चीज को लटका देते हैं। अब आप ये देखो, ये जो है, ये जो दाब है अपन ने ये चिपकाया है, उसके कारण ये यहां पर इस प्रकार से ये चिपक जाता है। ये थोड़ा खराब हो रहा है इसलिए चिपक नहीं रहा है, नहीं तो ये ऐसे चिपक जाता है। ये चिपक गया। अब ये चिपक गया, ढूंढ ढांड के लेके आया हूं समझाने के लिए। ये कोई पुराना सा मिला था, कहीं से खराब हो गया, थोड़ा मुड़ गया ये, नहीं तो नया। तो अब ये देखो, ये भी चिपक गया, देखो कैसे हो गया, देखो ये बिल्कुल एकदम कोई लटकिया भले कैसे हो गया। अब आप सोचो कैसे चिपक गए। इसमें तो यहां पर कोई अपन ने गोंद भी नहीं लगाई, कोई फेविकॉल भी नहीं लगाई, फिर भी चिपक गया। कैसे चिपकाए? और तगड़ा चिपक गया तो बिल्कुल लटका दो इसके नीचे तो सामान। अब देखो ये, अब तो ये बिल्कुल खींचे जा बटे। आखिरकार ये चिपक कैसे जाता है? बहुत ज्यादा जब क्यों खींचते हैं, जब जाके हटता है ये तो चिपक जाता है बिल्कुल। आपने देखा होगा, ऐसा काम में लिया होगा। ये क्यों चिपक जाता है? क्योंकि इस पर लगता है वो है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। इस वायुमंडल का भी प्रेशर है। कई बार तो कई बच्चे तो ये कहते हैं, या कई इंसान तो ये कहते हैं, कई व्यक्ति तो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं है साहब, घर वालों ने सब व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया, कोई प्रेशर नहीं है। गलत। तेरे ऊपर इस वायुमंडल का प्रेशर तो है, इसलिए दुनिया में बिना प्रेशर का तो कोई है ही नहीं, सब पर पड़ा हुआ है। कोई प्रेशर नहीं है तो वायुमंडल का प्रेशर तो अवश्य है। और हमारे ऊपर इस वायुमंडल का प्रेशर है, और हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर है, और दोनों बैलेंस है। जितना वायुमंडल हमको दबा रहा है, उतना ही बॉडी के अंदर प्रेशर हमको फुलाने की कोशिश कर रहा है। दोनों बराबर होने के कारण न तो हम पिचक रहे हैं, दब रहे हैं, न ही हम फूल रहे हैं। और यहां पर सोचो कि ये जो नॉब मैंने चिपकाया था, ये जो नॉब है, ये नॉब आखिरकार क्यों चिपक जाता है? उसका कारण क्या है कि जैसे मैंने दबाया, अंदर की जो दाब है, अंदर का जो दाब है वो मैंने कम कर दिया। अब कम कर दिया तो अंदर का दाब तो खत्म, कम कर दिया। और बाहर का जो वायुमंडल का जो दाब पड़ा हुआ है वो उसको दबा के रखता है। और वायुमंडल के दाब के कारण ये जो नॉब है ये यहां पर चिपक जाता है। तो ये जो कारण है ये होता है वायुमंडलीय दाब का। तो याद रखना बच्चों कि दुनिया के अंदर इस वायुमंडल में बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस प्रेशर को हम एहसासित इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर है और दोनों संतुलन में है, इसलिए ये प्रेशर हमको रियलाइज नहीं होता है। अब यहीं पर एक बात और याद रखना, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो मीटर काम में लेते हैं उसको अपन बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? बैरोमीटर। यहां पर तीन बातें और भी याद रखना। बैरोमीटर का भी अपन इसको टॉपिक को लेंगे, मीटर से पढ़ाएंगे विभिन्न प्रकार के मापक उपकरण, उसमें बैरोमीटर समझाऊंगा। लेकिन यहां चूंकि बात आ गई तो ये तीन बातें भी याद होना चाहिए। बैरोमीटर के पाठ्यांक का जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुना करें, और जब भी कोई वीडियो को जो भी आप मैं पढ़ा रहा हूं उसको देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठा करें, और कोई भी चीज है मैं बोल रहा हूं उसको राइट डाउन कर ले, लिख लें, सुनते रहें और उसके बाद में एक बार देख लें, फिर उसके बाद में उसको लिखे, राइट डाउन करें। हमेशा के लिए आपकी जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक उठना, अचानक बढ़ना, ये मौसम स्वच्छ का संकेत देता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक उठता है तो मौसम स्वच्छ का, अचानक गिरता है तो आंधी या तूफान का, आंधी या तूफान का गिरने में, और धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा का संकेत देता है। तो याद रखना ये भी अपने आप में तीन क्वेश्चन है। वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक उठना मौसम स्वच्छ का, अचानक गिरना आंधी तूफान का, और धीरे धीरे गिरना वर्षा का संकेत देता है। और दाबांतर को मापने का जो उपकरण होता है, दाबांतर, दाबांतर को जिसमें मापते हैं उसको बोलते हैं मैनोमीटर। तो याद रखना बच्चे लालो, बैरोमीटर से तो वायुमंडलीय दाब ज्ञात किया जाता है और मैनोमीटर से ज्ञात किया जाता है किसको? दाबांतर। अब बात यहां पर यह आती है कि ये जो दाब है, यदि हम समुद्र में चले जाएं, किसी नदी में गहराई पर चले जाएं, तो वहां पर दाब की स्थिति क्या होती है जरा सोचिएगा। तो आगे मैं एक टॉपिक आपको ले रहा हूं उसमें, और वो है दाब व गहराई में संबंध।
तो जरा देखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं दाब व गहराई राई, दाब व गहराई में संबंध। दाब को अपन किससे लिखते हैं? P से, और गहराई को मैं लिख रहा हूं H से। तो दाब और गहराई में क्या संबंध है? आप देखो, माना ये कोई समुद्र है, ये समुद्र अपन ने बना दिया, ये समुद्र है, ठीक है। अब आप सोचो कि जब समुद्र में आप यहां पर होंगे तो इस जगह पर दाब का मान क्या होगा? बहुत ही कम होगा, क्योंकि इतना सा पानी डालेगा। आप समुद्र में यहां पहुंच जाओगे तो इतना सारा पानी दाब डालेगा। कोई समुद्र में यहां पहुंचेगा तो इतना सारा पानी आपको दाब, और कोई समुद्र में बिल्कुल गहराई पे जाएगा तो समुद्र का पूरा ऊपर का जो पानी है वो दाब डालेगा। तो समुद्र में गहराई पर जाओगे तो आप कहोगे गुरुजी हमको तो किसी ने भींच दिया, मरे। इतना तगड़ा दाब होता है कि आप सोचोगे किसी ने दबा रखा है, अब कोई दबाने वाला भी नहीं है, फिर दबाया किसने? तो यहां पर ये जो समुद्र का इतना सारा पानी जो आपके ऊपर है और इस साइड से, तो ये आप पर दाब डालता है। और याद रखना बच्चों, इसलिए गहराई बढ़ने पर दाब का मान लगातार बढ़ता जाता है। यही कारण है कि गोताखोर जब गहराई पर जाते हैं तो समुद्र के पानी का बहुत ज्यादा दाब उन पर लगता है। उनके दाब लगने के कारण उनको लगता है, महसूस होता है कि जैसे कोई दबा रहा है, दर्द होता है। और उस दाब को सहन करने के लिए गोताखोर विशेष प्रकार की पोशाक पहनकर जाते हैं। विशेष प्रकार की पोशाक पहनने का कारण क्या है कि जब समुद्र का दाब लगेगा तो उस दाब को वो पोशाक ही सहन कर लेती है और शरीर आराम से वहां पर उस दाब से प्रभावित नहीं होता है। तो इसीलिए पनडुब्बियां भी जब गहराई पर चलाई जाती है तो पनडुब्बियों पर भी इस पानी के दाब के कारण पनडुब्बियों को भी दबने का खतरा होता है, इसलिए पनडुब्बियों को भी मजबूत बनाया जाता है। तो याद रखना, गोताखोर हमेशा जब समुद्र में जाते हैं गहराई पर तो विशेष प्रकार की पोशाक पहनकर जाते हैं ताकि उस समुद्र के पानी का दाब को सहन कर सके, और पनडुब्बियों को मजबूत बनाया जाता है ताकि वो भी दाब को सहन कर सके। तो गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब का मान बढ़ता है। और अब आप कहोगे एक संबंध ही बता दीजिए, तो संबंध होता है दाब और गहराई में, और इस संबंध होता है, सूत्र याद रखें, P बराबर HDG। और इसको बच्चे इस प्रकार से भी याद रखते हैं, P बराबर HGD, हर गोविंद। याद रख लें, प्रेशर बराबर हर गोविंद, हर गोविंद, हर गोविंद, P बराबर हर गोविंद। अपन करते चलेंगे जिंदगी में हर गोविंद हर गोविंद, तो कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर हर गोविंद हर गोविंद, प्रेशर में आए हर गोविंद हर गोविंद, तो प्रेशर बराबर हर गोविंद, याद रखें। अब यहां पर साफ पता चल रहा है कि दाब जो है ये गहराई के समानुपाती है। H का मतलब गहराई, जैसे से गहराई बढ़ेगी दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा। दाब D का मतलब होता है द्रव का घनत्व। जो भी आप द्रव ले रहे हो उसका घनत्व यदि ज्यादा है तो दाब का मान भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि P समानुपाती D है। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ये पानी है और यहीं पर बगल में मैंने इतनी ऊंचाई पर यहां पर एक पारा भर दिया, ये तो पारा मरकरी, और ये यहां पर पानी है, और दोनों की ये पात्र की ऊंचाई बराबर है। बताओ ज्यादा दाब किस में लगेगा? पानी में लगेगा, पारे में लगेगा? तो पारे में लगेगा, क्योंकि पारे का घनत्व ज्यादा होता है पानी से, और पानी से पारे का जो घनत्व होता है पानी की तुलना में लगभग 13.5 गुना ज्यादा होता है। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, और पारे का घनत्व होता है 13.6, लगभग 13.5 हो गया, 13.6 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। कभी घनत्व वाले में इन दोनों को मैं लिखवाऊंगा, बताऊंगा भी। तो याद रखें, घनत्व बढ़ने पर भी दाब का मान बढ़ता है। तो पानी का घनत्व ज्यादा है तो यहां दाब ज्यादा लगेगा, और पानी का घनत्व कम है तो यहां दाब कम लगेगा, भले ही दोनों की गहराई समान है। तो दाब जो है ये गहराई के समानुपाती, और घनत्व द्रव के घनत्व के क्या होता है? समानुपाती। और ये एक सूत्र है दाब और गहराई में संबंध, न्यूमेरिकल में काम में आता है। जी यहां पर कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण, H गहराई है, G गुरुत्वीय त्वरण है, और D यहां पर क्या है? द्रव का घनत्व। अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो दाब है, इस दाब के अंदर हमने इतनी बातें पढ़ी, क्या कोई वैज्ञानिक है जिसने दाब के बारे में कोई नियम भी दिया, और यदि दिया तो उस नियम के क्या फायदे हैं? तो आगे जो टॉपिक आता है बच्चे लालों, उस टॉपिक का नाम है पास्कल का नियम। और पास्कल का नियम, इस दाब को समझाने के लिए पास्कल जो वैज्ञानिक था उसने जो नियम दिए थे, इस नियम की वर्तमान में बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। क्या होती है उपयोगिता? जरा देखना। आप सोचिएगा कि यहां पर ये 40 किलो का छोरा बैठा है, और मैं इस 40 किलो के छोरे को एक हाथ से उठाना चाहता हूं, एक हाथ से उधर करना चाहता हूं। आपको लगता है कि गुरुजी की भुजाओं में इतनी ताकत है कि एक हाथ से 40 किलो के छोरे को उठा देगी? ऐसा लगता है क्या? और आप कहो एक हाथ से मैं एक उंगली से उठा दूं इसको, केवल एक उंगली से यूं करता जाओ, ये छोरा उठ जाए,
आप कहोगे गुरुजी ये फिजिक्स पढ़ा रहे हो कोई जादू कर रहे हो? मैं यहां पर जादू की बात नहीं, मैं यहां पर फैक्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि भौतिक विज्ञान फैक्ट की बात करती है। और यहां पर ये जो छोरे को 40 किलो के लड़के को एक उंगली से उठाने की बात है, ये बात ही आती है पास्कल के नियम में। और टॉपिक का नाम है पास्कल का नियम। तो ये आप समझिएगा कि ये पास्कल का नियम होता क्या है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप घर पर एक पानी की बोतल लेना, और ये पानी की बोतल ले ली, और पानी की बोतल में आप एक ही लाइन में 3 ठेकले करना, 3 छेद कर देना है, एक ही लाइन में 3 छेद। अब 3 छेद करते ही आप कहोगे गुरुजी निकल रहा है पानी, निकलने दो, नीचे पात्र लगा लो, ये एक पात्र, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 बर्तन रख देना नीचे, और जितना इस बर्तन में पानी आएगा उतना ही इसमें आएगा और उतना ही इसमें आएगा। तीनों बर्तनों के अंदर पानी समान आएगा, अर्थात क्षैतिज बिंदुओं पर एक ही लाइन पर यदि तीनों बिंदु बनाए तो क्षैतिज बिंदुओं पर दाब समान होता है। ये पास्कल के नियम का पहला कथन था, पहला स्टेटमेंट था। पास्कल ने अपने नियम में 2 स्टेटमेंट बताए, और पहला स्टेटमेंट यह है कि क्षैतिज बिंदुओं पर, लिखना चाहूंगा इसको, कि क्षैतिज बिंदुओं पर दाब समान होता है। यह पास्कल के नियम की पहली बात है। हां, दाब का मान यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, क्योंकि दाब गहराई के समानुपाती है, गहराई बढ़ने पर दाब ज्यादा होगा, यहां दाब सबसे ज्यादा होगा। तो दाब गहराई पर निर्भर करता है, लेकिन क्षैतिज बिंदुओं पर दाब का मान क्या होता है? समान। पास्कल के नियम की पहली बात है। अब जरा दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है, कभी आपने देखा होगा, या कभी हो सकता है आपने भी जाने अनजाने में इस प्रकार की बात खुद ने भी करी होगी। जैसे स्कूल के अंदर प्रार्थना सभा के अंदर ये बच्चों की लंबी लंबी कतारें हैं, लाइन बनी हुई है, यहां पर ये कोई टीचर खड़ा हुआ है। कई बार इस प्रकार की घटना अनजाने में या पता नहीं जानबूझकर, दोनों ही बातें हो जाती है। यहां पर एक टीचर खड़ा हुआ है, ये बच्चे हैं, और यहां पर जैसे ही ये बच्चा यहां से धक्का मारता है, ये इसको मारता है, एक धक्का मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये टीचर पे आ गया, एकदम सीधा हो गई। टीचर कहता है कि भाई तू मेरे ऊपर कैसे आया? तो ये कहता है गुरुजी मुझको तो पीछे धक्का मारा किसी ने। फिर इससे पूछते हैं कि तू कैसे आया? फिर ये कहता है गुरुजी मुझको तो इस वाले ने धक्का मारा। ये कहता है मुझको इसने मारा। फिर इससे पूछता है भाई तेरा क्या हुआ, तू कैसे आया एकदम यूं? तो ये कहता है पता नहीं गुरुजी, मेरे तो कौन मार के चला गया, मेरे तो पता नहीं कौन मार के चला गया, तो उसके कारण मैं आगे खिसका, इससे ये और खिसकता ये आगे वाला टीचर पर आ गया। एक जगह दाब में परिवर्तन होने से वो आगे संचरित हो जाता है। बस यही है पास्कल का नियम। दूसरी बात है पास्कल की कि एक जगह झटका लगाओगे ना तो ये झटका समान रूप से आगे संचरित हो जाता है। किसी द्रव में, ये द्रव भरा हुआ है, और द्रव को मैंने यदि यहां से दबाया ना, इस जगह से तो दबा दिया उंगली से, तो ये दबाव समान रूप से आगे तक पहुंच जाता है। ये द्रव इसको दबाएगा, इसको दबाएगा, इसको दबाएगा, और ये दबाव आगे तक पहुंच जाता है। ये पास्कल के नियम की दूसरी बात थी कि एक बिंदु पर दाब में परिवर्तन होने से, एक बिंदु पर, लिख रहा हूं मैं, एक बिंदु पर दाब में परिवर्तन होने से, दाब में परिवर्तन होने से वह आगे तक संचरित हो जाता है। वह आगे तक संचरित का मतलब होता है बढ़ जाना, आगे तक संचरित हो जाता है। यह कहलाता है पास्कल के नियम की दूसरी बात। कि क्या है कि 2 बातें पास्कल ने बताई थी कि क्षैतिज बिंदुओं पर दाब समान होता है, और एक बिंदु पर यदि दाब में परिवर्तन होगा तो आगे तक संचरित हो जाता है। एक जगह दबाएंगे तो आगे तक संचरित हो जाता है, इसलिए लिखा एक बिंदु पर दाब में परिवर्तन होने से वह आगे तक संचरित हो जाता है। अब नियम ये बहुत साधारण सी बात दिख रही है, लेकिन यही एक ऐसी बात है जिससे 40 किलो का बच्चे को आप हल्का सा इशारा करके उठा सकते हो। ये इस नियम की यूटिलिटी है। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे? तो जरा एक एग्जांपल देखिएगा, और उस एग्जांपल के बतौर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे हल्का सा बल लगाने से भारी से भारी चीज भी उठ जाती है, भारी से भारी चीज उठ जाए। तो जरा देखिएगा, एक एग्जांपल के बतौर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक आप नली लेना, ये अपन ने एक नली ली, और नली जो आपने ली है, इस नली की जो खूबी है वो ये है, ये अपन ने एक नली ली, इस नली में ये जो इधर है ये चौड़ा हिस्सा है नली का, और ये वाला नली का सकड़ा, और ये अपन ने लिया है चौड़ा। अच्छा,
ये जो नली का हिस्सा लिया है इधर वाला, माना इसका क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इसका, और ये जो सकड़ा है इसका क्षेत्रफल उसकी तुलना में 100 गुना कम। 100 गुना कम का मतलब 1/100 मीटर स्क्वायर, सही है। और इसमें अपन ने भर दिया पानी, इसमें क्या भर दिया? पानी। अब देखना, यहां पर समझने के लिए मैं उदाहरण के बतौर एक 10 किलो के बच्चे को ले लेता हूं। अब आप चाहे 10 किलो के लो, चाहे 40 किलो के लो, चाहे 80 किलो के लो, उसके अनुसार ही वहां पर बल लगता है। एक 10 किलो का मैंने एक बच्चा ले लिया, ये 10 किलो का एक बच्चा है, ये मैंने बैठा दिया इस पट्टे पर। अब इसका द्रव्यमान कितना है? 10 किलो। यहां पे लिख देता हूं मैं, बच्चे का जो द्रव्यमान है 10 किलो का छोटा सा कोई बच्चा है, ठीक है। अब देखना है 10 किलो का बच्चा कैसे उठ जाएगा। हल्का सा बल लगाएंगे 10 किलो का बच्चा उठ जाएगा। 10 किलो की जगह आप 40 किलो है तो 40 किलो के लिए थोड़ा सा ज्यादा लगा देना, वो 40 का भी उठ जाएगा। 80 है, थोड़ा ज्यादा लगा देना, 80 का भी उठ जाएगा। यहां पर उदाहरण में अपन 10 किलो के बच्चे को उठाएंगे। अब एक चीज का ध्यान दें, फिजिक्स में किसी भी वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक बल, उठाने के लिए जो बल चाहिए वो वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। वस्तु को, ये हमेशा फिजिक्स में याद रखें, वस्तु को उठाने के लिए, दुनिया में किसी भी वस्तु को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए आवश्यक जो बल है, आवश्यक बल हमेशा वस्तु के भार के बराबर होना ही होना चाहिए। जैसे इस बच्चे की बात करें तो बताओ, बच्चा जो है उसका द्रव्यमान है 10 किलो, तो बताओ इसका भार कितना होगा। अब आप कहोगे कि बच्चे का भार का सूत्र होता है W बराबर mg, भार का सूत्र होता है W बराबर mg, वेट बराबर मास इंटू जी। बच्चा कितने का है? 10 का। जी का मान 10 मानते हैं, 9.8, तो बच्चे का जो भार है 100 न्यूटन। मतलब यदि इस बच्चे को उठाना है तो 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा आपको। 100 न्यूटन का बल यदि मैं लगाऊंगा तो 10 किलो का बच्चा उठ जाएगा। यदि 100 से कम लगाऊंगा तो कभी भी नहीं उठेगा, क्योंकि 100 न्यूटन बल से धरती ने बच्चे को अपनी ओर खींच रखा है, और जितने बल से कोई भी अपनी ओर खींच के रखता है कोई भी ग्रह, वही उसका भार कहलाता है। तो बच्चे का द्रव्यमान है 10 किलो, उठाना चाहते हैं तो बच्चे का जो भार है 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन का बल लगेगा तभी बच्चा इस पट्टे से उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। अब देखना 100 न्यूटन इस बच्चे का भार है, उसको मैं मात्र 1 न्यूटन बल से उठाऊंगा, 1 न्यूटन का बल लगाऊंगा इधर इस पट्टे पर, जो ब्लॉक इधर वाला है उस पर मैंने लगाया F बराबर 1 न्यूटन। F का मतलब बल है F, लिख देता हूं F बराबर 1 न्यूटन। 1 न्यूटन के बल से इस ब्लॉक को दबाया, तो आप बताइए इस ब्लॉक पर दाब कितना होगा। तो दाब बराबर क्या बताया था आज मैंने, दाब बराबर बोलो फॉर्मूला, बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना है? 1। क्षेत्रफल कितना है इस ब्लॉक का? 1/100। पलटी की पलटी सुलटी तो ये होगा 100 पास्कल। तो बताओ ये ब्लॉक जो है कितने पास्कल से दबेगा? 100 पास्कल से। यदि 1/100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो इस ब्लॉक पर जो दाब लगेगा वो कितना लगेगा? 100 पास्कल। 100 पास्कल से ये ब्लॉक दबेगा। इस ब्लॉक ने इस पानी को दबाया, इस पानी ने अगले पानी को दबाया, और ये जो 100 पास्कल का दबाव पास्कल के नियम अनुसार आगे संचरित होता हुआ नीचे से ऊपर पहुंच गया। तो 100 पास्कल से जैसे द्रव दबके और इसका दबाव आगे संचरित हुआ, तो यहां पर बताओ नीचे से ऊपर की ओर कितना पास्कल का बल लगा बोलो, कितने पास्कल का दाब लगा बोलो। तो दाब बताओ नीचे से ऊपर कितने का लगा, दाब बोलो 100 पास्कल का, क्योंकि 100 पास्कल का ये जो दाब है यही दाब संचरित होता हुआ आगे तक पहुंच गया। क्योंकि पास्कल के नियम की दूसरा स्टेटमेंट यही था कि एक जगह दाब में जितने से परिवर्तन होगा वो समान रूप से आगे पहुंच जाएगा। तो बताओ यहां से कितना आया? 100 पास्कल। अब बताओ इस ब्लॉक पर कितना बल लगेगा ऊपर की ओर। तो बताओ बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर पा, जैसे होता है P बराबर F बटा I। तो F बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल होता है दाब गुणा क्षेत्रफल, तो पा। तो बताओ नीचे से ये जो दाब था जिसको मैं प्रेशर बोल रहा हूं P, बताओ नीचे से कितना दाब आया? 100। और बताओ इस ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना है? A। तो बताओ कितना न्यूटन का बल लगेगा? 100। तो बताओ नीचे से ऊपर की ओर कितना न्यूटन का बल लगेगा? 100 न्यूटन का। और बताओ इस बच्चे का भार भी कितना था? 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन का भार था, और नीचे से जैसे 100 न्यूटन का बल लगेगा बच्चा जो है इस ब्लॉक से, ये ब्लॉक उठ जाएगा, अर्थात ब्लॉक पर बैठा हुआ बच्चा लिफ्ट हो जाएगा, उठ जाएगा। और यहां पर आसानी से ये जो 100 न्यूटन का भार का जो बच्चा है, ये मात्र 1 न्यूटन बल के कारण, आपने मात्र 1 न्यूटन बल दबाया और 1 न्यूटन से 100 न्यूटन भार का ये जो बच्चा है इस ब्लॉक के उठने के कारण नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। ये ब्लॉक उठ जाता है, बच्चा भी अपने आप ही उठ जाता है। मात्र 1 न्यूटन बल से आपने 100 न्यूटन बल उत्पन्न कर दिया। यही पास्कल के नियम की उपयोगिता है कि हल्का सा इशारा करने से, इशारा हल्का सा करते हैं और ज्यादा बल उत्पन्न करते हैं। और बच्चे लालो, इसके जो उदाहरण है जो दैनिक जीवन में अपन देखते हैं, आपने कभी सुना होगा गाड़ियों के अंदर
आपने कभी गाड़ियों में सुना होगा, गाड़ियों में अपन होती है पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग, ये जो पावर स्टीयरिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है। जिन गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग नहीं होती, अब तो खैर कंपलसरी हो गया, लेकिन जिनमें नहीं होती है उनमें क्या होता था, उनमें गाड़ी को घुमाने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती थी, सूझ जाते थे ये घुमाने के अंदर। अब क्या होता है, आप स्टीयरिंग घुमाने में मात्र 1 न्यूटन बल लगाते हो और अपने आप उस स्टीयरिंग के नीचे ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ होता है। इस सिस्टम को बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम क्या करता है, 1 न्यूटन बल से उत्पन्न कर देता है कितना, 100 न्यूटन। जस्ट एज एग्जाम्पल बताया है। और हल्का सा अपन गाड़ी को आराम से स्टीयरिंग को घुमाते हैं, अपने आप उसमें इतना बल उत्पन्न हो जाता है और उस बल से आसानी से गाड़ी मुड़ जाती है, तो गाड़ी को चलाने में जोर नहीं आता। तो ये जो पास्कल के नियम की जो यूटिलिटी है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम पर आधारित है। इनको बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक जितनी भी युक्तियां हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम पर आधारित जो युक्तियां हैं, ये पास्कल के नियम पर आधारित है। ये जो है, यहां पर बच्चे को यदि अपन निकाल दें और यहां पर एक गुटका लगा दें और यहां पर यदि अपन रुई भर दें, तो जैसे इसको दबाएंगे ये एकदम रुई क्या हो जाएगी, दब जाएगी। और इसको बोलते हैं कि आप किसी चीज को दबा सकते हो। सरसों भरते हैं, ऐसे एकदम दबाएंगे तो सरसों में से यहां पर तेल निकल जाएगा, तो इसका मतलब आपने किसी चीज को दबा दिया। और ये सिस्टम कहलाते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। तो पास्कल के नियम जो है उसके अंदर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, अर्थात आप किसी भी चीज को उठा सकते हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ऐसे अपन बोलते हैं पावर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग। ऐसे ही आपके जेसीबी मशीन भी इस पर आधारित है। जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड एक वैज्ञानिक का नाम है, उसके नाम के आधार पर जेसीबी मशीन है, वो भी इस पर आधारित है। ब्रह्मा का प्रेस, ये जो सिस्टम मैंने आज आपको बताया था, ब्रह्मा, जिससे कि किसी भी चीज को, ब्रह्मा एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने इस प्रकार से चीजों को दबाने के लिए पास्कल के नियम को काम में लिया, तो नाम पड़ा ब्रह्मा का प्रेस। तो कुल मिला के ये जितनी भी बातें मैंने बताई थी, हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, पावर स्टीयरिंग, जेसीबी, ब्रह्मा का प्रेस, ये सब के सब बच्चों आधारित है किस पर, पास्कल के नियम पर। और पास्कल के नियम में कम बल लगाकर हम ज्यादा बल उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आज अपने एक टॉपिक पढ़ा जिसका क्या नाम है, दाब अर्थात प्रेशर। तो इसलिए हमेशा भले ही प्रेशर पड़ रहे हैं, लेकिन प्रेशर खुद पर नहीं रखना है और हमको हमेशा प्रेशर कुकर की तरह ही रहना है। भले कितना भी प्रेशर पड़े, भले कितनी भी चुनौतियों की हमको ज्वाला सहन करनी पड़े, लेकिन हम आराम से प्रेशर कुकर की तरह सीटी ही बजाते रहेंगे और मस्त इस जिंदगी के अंदर रहेंगे। आगे फिर एक टॉपिक से आपके साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।